नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एटी न्यूज। देखिए, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं लोकसभा स्पेशल शो 2024 में। आज एक बार फिर से हम एक नए लोकसभा के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, और इस बात पर चर्चा करने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एडिटर इन चीफ सर भोलानाथ सर, और इनसे जानेंगे कि आज पूर्णिया लोकसभा में स्थिति क्या है, 2024 में कैसा होगा वहां का दंगल। प्रशांत, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र सीमांचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर कभी एक ज़माने में एक से एक दिग्गज राजनीति करते थे, सियासत करते थे। अभी जो है, अगर थोड़ा सा हम लोग उसके भौगोलिक और बिजनेस के हिसाब से अगर उसके महत्व को देखें तो आप देखिए कि वो सीमांचल का एक एंट्री पॉइंट है जहाँ की व्यापार खूब बढ़ रहा है, खूब फल फूल रहा है। वहाँ पर कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं और दवा का तो एक तरह से हब है। आपको बता दें कि ये वही पूर्णिया है, इलाका है जहाँ की अंग्रेज़ों के ज़माने में जिसे काला पानी माना जाता था। काला पानी की सज़ा अगर अंग्रेज किसी को देते थे तो वो पूर्णिया भेजते थे उनको। वहाँ का पानी भी बहुत ख़राब था, आयरन वाला पानी था, लेकिन आज हालात में आसमान ज़मीन का अंतर आ गया है। अभी जो है पूर्णिया में अगर आप देखें तो हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। बहुत ही डेवलपिंग, बहुत ही विकास करता हुआ बिहार का एक इलाका है और इस संसदीय क्षेत्र के में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रशांत, जरा सा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। चलिए, तो एक बार नजर डालते हैं कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा में आते हैं। सबसे पहले कस्बा से इस वक्त विधायक हैं मोहम्मद अफाक आलम, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है बनमनखी, इसे कृष्णा कुमार ऋषि बीजेपी से जीते हुए हैं। तीसरा है रुपौली, जहां से जदयू की बीमा भारती जीती हुई हैं। अगला जो विधानसभा क्षेत्र है वो है धमदाहा, वहां से लेसी सिंह अभी जदयू में अच्छा रसूख बना चुकी हैं, काफी करीबी अभी मानी जा रही है नीतीश की। लेसी सिंह है वो जदयू से जीती हुई हैं। पूर्णिया खुद भी एक विधानसभा क्षेत्र है। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में विजय कुमार खेमका बीजेपी से आते हैं। कोढ़ा भी एक विधानसभा क्षेत्र है पूर्णिया के अंदर, वहां से कविता देवी जो कि बीजेपी से जीती हुई हैं। जैसा व्यूअर्स आपने देखा कि प्रशांत ने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्र में किस किस दल के और कौन कौन से विधायक वहां पर अभी काबिज हैं। आप गौर कीजिएगा जरा सा कि ये लोकसभा क्षेत्र में, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 2 पर जदयू और 3 पर भाजपा के विधायक जीते हुए हैं। 1 पर सिर्फ कांग्रेस है जो कि महागठबंधन के हैं, अपाकर। तो एक तरह से आप देखिए कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और जदयू की जीत है, भाजपा और जदयू के विधायक हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये विधानसभा क्षेत्र भाजपा जदयू के असर वाला है, यानी कि एनडीए के असर वाला है। आपको बता दें कि 2 लोकसभा क्षेत्र पिछले 2 बार से वहाँ पर संतोष कुशवाहा मैदान में आए और जीते भी, और अभी वहाँ के सांसद भी हैं। प्रशांत, जरा सा थोड़ा सा पुराने हिस्ट्री बता दीजिए कि 2004 से अब तक कौन से सांसद वहाँ से जीतकर सांसद बने और कौन से हारे, दूसरे नंबर पर कौन से रहे। जरा सा हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, वहां पर हम बताएंगे कि कौन से सांसद 2004 से जीते, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले भी इतिहास में चलते हैं। ये पूर्णिया लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहां 4 साल तक कोई सांसद नहीं रहा था। ये बात है 1991 की। उस समय जो मतदान हुए थे उसको चुनाव आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 4 साल तक ये मामला हाईकोर्ट में रहा और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा चुनाव हुए थे वहां पर। चलिए, एक बार नजर डालते हैं कि किनका किनका दबदबा रहा है। 2004 में बीजेपी से उदय सिंह जीते थे और उनके सामने उस समय मैदान में थे लोजपा से पप्पू यादव। अभी पप्पू यादव अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन पहले लोजपा के टिकट से वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर से उदय सिंह मैदान में थे बीजेपी से, और इस बार उनके सामने उतारे गए थे लोजपा से शंकर झा। लेकिन यहां पर बड़ा खेला करती नजर आ रही थी शांति प्रिया। हालांकि जीत उनको नहीं मिला, लेकिन काफी करीब थी जीत की, और उदय सिंह के बहुत कम मतों से उस समय हारी थी, निर्दलीय लड़ी थी उसके बावजूद।
उसके बाद फिर 2014 में देखेंगे तो वहाँ तो 2014 से अब तक संतोष कुशवाहा वहाँ से जीते हुए हैं। 2014 में उदय सिंह को ही हराए थे जो कि भाजपा से हैं। फिर उदय सिंह नाराज हो गए थे तो फिर उनके खिलाफ कांग्रेस से ही उतरे थे संतोष कुशवाहा के खिलाफ, तो इस बार भी उदय सिंह को वहाँ पर माथी खाने पड़ा था। प्रधान, जैसा आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि वहाँ पर 2 बार उदय सिंह और 2 बार संतोष कुशवाहा 2004 से अब तक सांसद रहे हैं, चुनाव जीते हैं। तो वहाँ का जो थोड़ा सा उदय सिंह के पारिवारिक पृष्ठभूमि हम बताते हैं अपने व्यूअर्स को। उदय सिंह एनके सिंह के छोटे भाई हैं, उनका निकनेम पप्पू सिंह भी है और पहले वो भाजपा में थे, लेकिन जब उनका टिकट कटा तो फिर वो कांग्रेस में चले गए थे। इस बार भी संतोष कुशवाहा के खिलाफ फील्ड में जहाँ तक लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, पप्पू सिंह बहुत एक्टिव नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अभी पता नहीं उनकी क्या स्थिति है, वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये सीट अभी महागठबंधन में किसको जाएगा। महागठबंधन में ये कांग्रेस को जाता है तो उदय सिंह फिर उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास उनसे बड़ा कोई चेहरा अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन यह सीट अगर राजद के पास जाता है तो वहाँ से फील्डिंग कर रहे हैं दिलीप यादव, जो कि धमदाहा से एक बार लेसी सिंह को हरा चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और अभी पूर्णिया के राजद के जिलाध्यक्ष हैं। तो ये राजद के हुआ। अब दूसरी तरफ तीसरा कोण बना रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जाप के नेता हैं और पूर्णिया क्षेत्र में काफ़ी असर रखते हैं। पप्पू यादव की भी कोशिश ये है कि महागठबंधन से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, चाहे कांग्रेस से चाहे राजद से। राजद से भी प्रयास कर रहे हैं, लालू यादव से मिल चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और अगर उनको ये भी है, बात आ रही है कि कांग्रेस भी उनको उम्मीदवार बना सकती है। जैसा आपने आपको बताया कि पप्पू यादव उस सीमांचल के क्षेत्र में पूर्णिया में एक अपना असर रसूख रखते हैं। अभी हाल में ही उनकी 2 रैलियां हुई हैं, एक के बाद एक, उसमें उनका शक्ति प्रदर्शन भी रहा है। तो पप्पू यादव को अगर राजद से टिकट मिलता है तो वो पूरा एक दमदार उम्मीदवार के रूप में मैदान में सामने आ सकते हैं। वैसे राजद से जहाँ तक सूचना जो आ रही है उसके हिसाब से राजद नेतृत्व तो बहुत इच्छुक नहीं है उनको मैदान में उतारने को लेकर के। वहीं कांग्रेस से भी बात आ रही है, तो कांग्रेस के अगर खाते में ये सीट जाती है तो दावेदारी पहले मानी जा रही है कि पप्पू सिंह की होगी, उदय सिंह की होगी। तो उस लिहाज से देखें तो अगर जदयू के संतोष कुशवाहा 2 बार वहाँ पर सांसद रह चुके हैं तो जदयू जाहिर तौर पर एनडीए में उस सीट के लिए दावा करेगी, अपना उम्मीदवार उतारना चाहेगी। तो एक तरफ एनडीए खेमे से जहाँ पर संतोष कुशवाहा का टिकट लगभग तय माना जा रहा है, वहीं अभी महागठबंधन से यह उहापोह की स्थिति है कि कौन उम्मीदवार होगा। पप्पू यादव होंगे, उदय सिंह होंगे, दिलीप यादव होंगे। अभी उधर की स्थिति उस तरह से स्पष्ट नहीं दिख रही है। चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के जातीय समीकरण पर। मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो सीमांचल क्षेत्र का एक सीट है और ऐसे में कहा जाता है कि सीमांचल में मुस्लिम की आबादी जो है बहुत बड़ी हो गई है और इसका खेला जो है वो पिछला बार देखने को मिला जब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में खास करते नजर आए थे विधानसभा के चुनाव में। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि 60% हिंदू के मुकाबले 40% मुस्लिम की आबादी है, जो कि एक मुफ्त वोटिंग करने के लिए जानी जाती है। अब ऐसे में मैं बता दूं कि जो हिंदू वोट बैंक है वहां उसका विभाजन किस प्रकार से है जातियों में। तो हिंदू वोट बैंक को अगर आप देखेंगे तो वहां पर 5 लाख जो मतदाता हैं वो SC ST और BC OBC से आते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो बड़ा अमाउंट है वो यादवों का है, 1.5 लाख मतदाता है यादव। उसके बाद राजपूत आते हैं, राजपूत 1.25 लाख हैं और 1 लाख के आसपास वहां पर भूमिहार मतदाता भी हैं। तो वहीं अदर्स में और भी बहुत सारी जातियां हैं जो 1 लाख के अंदर आ जाती हैं। प्रशांत, जैसा आपने बताया कि सीमांचल का जो जातीय समीकरण किस आधार पर बटा हुआ है, एक ये बात सही है कि सीमांचल के इलाके में चाहे वो पूर्णिया हो, किशनगंज हो या विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन करके पिछले कुछ चुनावों से उभरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार भले ही न जीत पाते हों, लेकिन उनका इस तरह से गणित बनता है सीमांचल में कि वो मुस्लिम वोट काटते हैं और उसका लाभ सीधे सीधे एनडीए या बीजेपी को मिलता है। तो अगर जितना ही ज़्यादा वो वोट काटेंगे वो महागठबंधन को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।
महागठबंधन से चाहे राजद के उम्मीदवार हों या कांग्रेस के उम्मीदवार हों, वोट वो उन्हीं के आधार वोट को काटेंगे और इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को मिलता है। तो आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओवैसी क्या वहाँ से कोई उम्मीदवार उतारते हैं। अगर उम्मीदवार उतारेंगे तो उनके उम्मीदवार को लेकर के एक मुस्लिम समाज में, एक अल्पसंख्यक समाज में एक अलग पेशोपेश की स्थिति रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत ही आक्रामक सियासत वाले नेता माने जाते हैं और अपने वोटरों को अपने समर्थन में, अपने पक्ष में करने में काफ़ी कामयाब रहते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में कि ओवैसी क्या करते हैं। तो ओवैसी का अगर कोई उम्मीदवार रहता है तो इससे महागठबंधन को थोड़ा सा उसी हिसाब से अपनी चुनावी तैयारी करनी होगी, तो ताकि क्योंकि ओवैसी एक बड़ी चुनौती उनके लिए बनकर के सामने आएंगे। प्रशांत, चलिए अब थोड़ा सा एज कैटेगरी और महिला और पुरुष मतदाताओं के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर जो मतदाता हैं, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ के तकरीबन 55% जो मतदाता है वो युवा हैं। तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। दूसरी चीज वहाँ पर अगर देखा जाए महिला और पुरुष की, तो यहाँ पर महिला मतदाता जो हैं वो 8,49,036 और वही अगर पुरुष मतदाता को देखें तो 9,16,226। तो महिलाओं को लेकर विशेष फोकस चल रहा है बीजेपी की तरफ से और युवा मतदाताओं को लेकर, तो इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, युवा और महिला मतदाता जो हैं वो एक बड़ी संख्या में है हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में, और उनका एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होती है और वो पहले से तय करके चलते हैं कि हमको किसको वोट देना है। वो मन बना चुके रहते हैं कि हमको कोई ऊहापोह या किसी तरह के निर्देश आदेश में वो नहीं पड़ते हैं। वो अपना मन पहले से बनाए रहते हैं कि हमको वोट देना किसको है। अब थोड़ा सा हमको पूर्णिया का सीमांचल, जैसा हमने शुरू में ही बताया कि सीमांचल का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, तो आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है। 19 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटें, मतलब एक सिर्फ छोड़ करके सारी सीटें एनडीए के खाते में गई थी। वो एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, वो सीट है किशनगंज। वहाँ से डॉक्टर जावेद अली चुनाव जीते थे। तो आप थोड़ा सा एक असर समझिए, किशनगंज जो है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका आता है वहाँ से, और इधर पूर्णिया में तो ओवैसी का फैक्टर हमने आपको बताया। तो इस तरह से अल्पसंख्यक फैक्टर भी एक वहाँ पर बड़ा रोल चुनावी हार जीत में निभाता है। अब ये देखना है कि भाजपा या जदयू की तरफ से किशनगंज में किसको उम्मीदवार उतारा जाता है, उससे भी पूर्णिया लोकसभा का गणित, वोटिंग ट्रेंड, ये सब प्रभावित होगा। प्रशांत, चलिए, तो हमने देखा किस प्रकार से पिछला इतिहास रहा है पूर्णिया लोकसभा का, और ये भी हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार कौन कौन इस दंगल में अपना दांव पेच आजमाते नजर आएंगे। तो ऐसे ही हम अपने अगले लोकसभा के बारे में लेकर आएंगे एक और एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।